हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 का साइंस का आप सभी का पहला मॉक टेस्ट होने जा रहा है। जैसा कि रेलवे ग्रुप डी के पेपर में साइंस के पूरे 25 सवाल आने वाले हैं, जो कि 25 नंबर के। तो टारगेट यही है कि आप सभी का इस बार साइंस में 25 के 25 नंबर पूरे मिले। तो उसके लिए साथियों आप सभी को अलग अलग मॉक टेस्ट को हल करना है। तो साथियों, आज के इस सेशन में जो आप सभी का साइंस का मॉक टेस्ट होने वाला है, एकदम परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्नों का मॉक टेस्ट होगा। यदि आप लोगों ने आज के पहले मॉक टेस्ट में पूरे 30 प्रश्न में से केवल 10 प्रश्न सही कर लेते हैं, तो समझिए कि आपकी साइंस की तैयारी बहुत ही अच्छी लेवल की होने वाली है। क्योंकि साथियों, जिस तरह से रेलवे ग्रुप डी के पेपर में साइंस के प्रश्न पूछे आते हैं, एकदम साथियों उसी के आधारित पर ये पहला मॉक टेस्ट हमने आपके लिए तैयार किया है। पहला मॉक टेस्ट से ही आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी साइंस में कैसी तैयारी होने वाली है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। क्योंकि साथियों, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बन सकते हैं, उसका मॉक टेस्ट हमने आपके लिए तैयार किया है। जैसे तो आपके पेपर में 25 सवाल पूछे आएंगे, लेकिन साथियों हमने 5 सवाल एक्स्ट्रा आपके लिए रखा है भाई इस सेट में। तो इसलिए इस मॉक टेस्ट को आप हल करिए। यदि आपके पास 10 से 15 मिनट का समय है, तो भाई इस पूरे मॉक टेस्ट को हल करिए, सारे प्रश्नों का लेवल चेक करिए। ठीक है, तो चलिए साथियों इस पहले मॉक टेस्ट को हल करते हैं। लास्ट में स्कोर पूछेंगे भाई, स्कोर आप जरूर बताइएगा 30 नंबर में से आप सभी का क्या 10 नंबर सही हुआ या नहीं इस क्लास में। ठीक है, तो डेली क्लास साथियों 8 बजे मिलेगा, एक सुबह 11 बजे, शाम को 6 बजे और एक रात 8 बजे। ये डेली क्लास की टाइमिंग होने वाली है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए। ठीक है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न, मानव मादाओं में निम्नलिखित में से कौन सा अंग हार्मोन उत्पन्न कर सकता है। बताइए, मानव मादाओं में कौन सा अंग हार्मोन उत्पन्न कर सकता है, वो कौन सा अंग है। तो याद रखिएगा, अंडाशय यानी कि ओवरीज है। ये साथियों अंग जो है कि हार्मोन उत्पन्न कर सकता है, ओवरी। तो पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड को, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पन की दर को नहीं बढ़ाता है। ऐसा कौन सा कारक है जो कि वाष्पन की दर को नहीं बढ़ाता है। तो साथियों जो आर्द्रता में वृद्धि है, ये वाष्पन की दर को नहीं बढ़ाता है। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड को, प्रतिवर्त क्रिया के कार्य में निम्नलिखित में से कौन सा अंग शामिल है। बताइए, प्रतिवर्त क्रिया के कार्य में कौन सा अंग शामिल है। मेरुरज्जु, जिसे आप स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं, वृक्क है, प्लिया है या मध्यकर्ण है। बताइए, प्रतिवर्त क्रिया के कार्य में कौन सा अंग शामिल है। तो स्पाइनल कॉर्ड शामिल, यानी कि मेरुरज्जु शामिल है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 4 को, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था वाष्पीकरण के अनुकूल नहीं होगी। तो साथियों कौन सी अवस्था वाष्पीकरण के अनुकूल नहीं होगी। जो उच्च आर्द्रता होती है, ये अवस्था वाष्पीकरण के अनुकूल नहीं होगी। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को, निम्नलिखित पदार्थों में से किसमें कक्ष तापमान पर सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोधकता होती है। तो साथियों इन पदार्थों में से किसमें कक्ष तापमान पर सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोधकता होती है। तो साथियों मैग्नीज पर। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, पादप कोशिकाओं में ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है। तो साथियों पादप कोशिकाओं में ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है। तो इसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसी सामग्रियों का भंडारण है। ठीक है, यही पादप कोशिकाओं में ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, जब प्रकाश की किरण एक गोलीय लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है, तो यह कैसी होती है। जब प्रकाश की किरण एक गोलीय लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है, तो यह भाई अविचलित उभरती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऐसे सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं भाई। डेली आप सभी का मॉक टेस्ट होने वाला है। तो साथियों आप चैनल पर नए तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। क्लास को लाइक आप जरूर करिएगा भाई,
क्योंकि आप एक लाइक करेंगे तो हमारे लिए भाई मोटिवेट होता है कि हम आपके लिए डेली लगातार क्लास इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, तो भाई क्लास को आप जरूर लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करें कि इसी तरह आपको डेली मॉक टेस्ट मिले। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक अत्यधिक प्रत्यास्थ होता है और हमारे शरीर में दो अस्थियों को जोड़े रखने में सहायक होता है? बताइए वो कौन सा टिश्यू है जो अत्यधिक जो प्रत्यास्थ होता है और हमारे शरीर में दो अस्थियों को जोड़े रखने में सहायक होता है? तो कौन है भाई? वो लिगामेंट है, यानी कि स्नायु बोलते हैं। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और साथियों आगे बढ़ने से पहले आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के सभी स्टूडेंट के लिए पेपर में छपने वाला प्रश्न आ चुका है। परीक्षा से पहले बस आप सभी को इसको पढ़ना है भाई। तो साथियों जिन स्टूडेंट की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, अंतिम दिनों में इस जीके करंट अफेयर के पीडीएफ को पढ़ लीजिए, मैथ्स के सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, साइंस के सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो साथियों जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको देंगे, प्लस जानते हैं कि एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर आप सभी के पास होना चाहिए और हर एक लेवल का क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। तो इसमें साथियों सारे क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। कम समय में ज़्यादा तैयारी होगी, सफलता आपकी होने वाली है बस इसी पीडीएफ से। तो मिलेगा कैसे? देखिए व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मात्र साथियों 25 रुपया पे करके ये सारे क्वेश्चन आप अपने पास मंगा लीजिए अभी तुरंत। यदि आपकी तैयारी हो चुकी है, नहीं हुई है, तो भी साथियों सभी स्टूडेंट को ये मंगाना है। क्लियर मेरे दोस्त? तो जल्दी करिए साथियों, समय अब नहीं है। आज 15 तारीख है, आज से ठीक 18 दिन बाद पेपर की शुरुआत होने जा रहा है। देखिए निम्नलिखित अभिक्रिया Fe+CuSO4 FeSO4+Cu में लोहा क्या होता है? बताइए साथियों, निम्नलिखित अभिक्रिया Fe को क्या बोलते हैं? लोहा यानी कि आयरन। Fe+CuSO4 जो इसका रिएक्शन बनता है FeSO4+Cu में लोहा क्या हो रहा है? तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, लोहा ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑप्शन ए सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करेगी? ऐसी कौन सी अवस्था है जो कि साथियों वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करेगी? तो साथियों पवन चाल में जो कमी है ना, इस अवस्था में वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करेगी। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है? तो साथियों कौन सा एक समांगी मिश्रण है? तो याद रखिएगा वायु एक समांगी मिश्रण है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में वर्गीकृत है? तो साथियों कौन सा यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में वर्गीकृत है? तो एथेन है भाई। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को। अनाज के भंडारण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी एक जैविक हानि नहीं है? अनाज के भंडारण के दौरान कौन सी एक जैविक हानि नहीं है, आप सभी से पूछ रहा है। तो याद रखिएगा अनुपयुक्त नमीकरण हानि एक जैविक हानि ये नहीं है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को। किसी गतिमान पिंड द्वारा अपनी गति कारण प्राप्त की गई ऊर्जा क्या कहलाती है? तो साथियों किसी गतिमान पिंड द्वारा अपनी गति कारण प्राप्त की गई ऊर्जा क्या कहलाती है? तो ये गतिज ऊर्जा कहलाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों लास्ट में इसको पूछेंगे भाई 30 सवाल का, आप जरूर ये मॉक टेस्ट पूरा हल करके जाइएगा। जल के नीचे रहने के लिए जंतुओं द्वारा किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो साथियों जल के नीचे रहने के लिए जंतुओं द्वारा किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो घुलित ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को। प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसे गर्म करके विरचित किया जाता है? तो साथियों प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे गर्म करके विरचित किया जाता है? तो भाई जिप्सम को गर्म करके। ऑप्शन राइट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को। आप इससे पहले जो 2025 में ग्रुप डी का पेपर हुआ था, साइंस का पूरा पेपर उठाकर देख लीजिए, सारे इसी तरह सवाल पूछे गए थे भाई। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के विघटन के कारण बनती है? बताइए साथियों वो कौन सी जीवन प्रक्रिया है जो कि ऑक्सीजन की ना अनुपस्थिति में ग्लूकोज के विघटन के कारण बनती है? तो वो साथियों किण्वन है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। मस्तिष्क को चिंतन गतिविधियों के लिए क्या उपयुक्त बनाता है?
मस्तिष्क को चिंतन गतिविधियों के लिए क्या उपयुक्त बनाता है? तो साथियों कई न्यूरॉन्स वाली इसकी जटिल व्यवस्था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को, निम्नलिखित में से कौन सी राशि विस्थापन समय ग्राफ में ढाल को निरूपित करती है? तो कौन सी राशि विस्थापन समय ग्राफ में ढाल को निरूपित करती है? तो वो सातों रैखिक वेग है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को, लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां किससे मापी जाती है? तो सातों लेंसों के लिए जो चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां किससे मापी जाती है? तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को, परमाणु संख्या को परमाणु के नाभिक में उपस्थित ये किसकी कुल संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है? बताइए साथियों, परमाणु संख्या को परमाणु के नाभिक में उपस्थित किसकी कुल संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो याद रखिए भाई, केवल प्रोटॉन की कुल संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को, उस स्थान का नाम क्या है जहां व्यावसायिक शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खियों को रखा जाता है? बताइए, उस स्थान का नाम क्या है जहां पर व्यावसायिक शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खियों को रखा जाता है? तो इसे क्या बोलते हैं? एपियरी बोलते हैं भाई। एपियरी याद रखिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को हल करिए। हवा में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती क्योंकि? बताइए साथियों, इसका कारण क्या है? हवा में ध्वनि जो तरंगे होती है वो अनुदैर्घ्य होती है। किस लिए होती है भाई? क्योंकि कण संचरण की दिशा में गति करते हैं, इसलिए भाई। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक असंतृप्त है? तो साथियों कौन सा यौगिक असंतृप्त है? तो याद रखिए साथियों, प्रोपीन एक यौगिक भाई असंतृप्त है। तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जंतुओं में अनॉक्सी श्वसन के अंतिम उत्पाद को निरूपित करता है? तो भाई कौन सा विकल्प जंतुओं में जो कि एनॉक्सी श्वसन के अंतिम उत्पाद को निरूपित करता है? तो साथियों वो कौन सा है? तो लैक्टिक अम्ल है भाई। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कॉल करिए। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय संकेत कुछ सरीसृपों में निषेचित अंडे के लिए लिंग का निर्धारण करता है? बताइए साथियों, कौन सा पर्यावरणीय संकेत जो कि कुछ सरीसृपों में निषेचित अंडे के लिंग का निर्धारण करता है? तो वो साथियों टेम्परेचर होता है भाई, तापमान। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा? हल करिए। यदि किसी सतह पर लगने वाला प्रणोद स्थिर है लेकिन संपर्क क्षेत्र घटता है तो दाब क्या होता है? बताइए, यदि किसी सतह पर लगने वाला प्रणोद स्थिर है लेकिन संपर्क क्षेत्र घटता है तो दाब क्या होता है? तो भाई याद रखिए, बढ़ता है दाब। सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को, निम्नलिखित में से कौन सी लोकप्रिय समुद्री मछली की किस्म भारत में पाई जाती है? बताइए साथियों, कौन सी लोकप्रिय समुद्री मछली की किस्म भारत में पाई जाती है? अपने सारे मछलियों का नाम सुना होगा भाई। रोहू का मिल जाता है, पॉम्फ्रेट, मृगल या साथी कतला। रोहू कतला तो हम सुने थे भाई, लेकिन जो पॉम्फ्रेट है, मृगल, इन दोनों नाम का हम नहीं सुने थे भाई। बताइए इसे कौन सी लोकप्रिय समुद्री मछली की किस्म भारत में पाई जाती है? तो साथियों पॉम्फ्रेट पाई जाती है। पॉम्फ्रेट याद रखिएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 को हल करिए भाई। निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विखंडने की बाइनरी फिजन विधि द्वारा प्रजनन करता है? ऐसा कौन सा जीव है जो कि बाइनरी फिजन विधि द्वारा प्रजनन करता है? तो साथियों लिस्मेनिया है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। चलिए साथियों, आज के लास्ट सवालों को हल करिए। धातुओं के संक्षारण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावी नहीं है? धातुओं के संक्षारण को रोकने के लिए कौन सी विधि प्रभावी नहीं है? तो याद रखिए, नमी के संपर्क में आना, ये विधि साथियों ना संक्षारण को रोकने के लिए विधि प्रभावी नहीं है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। तो ये 30 सवाल आपका कंप्लीट हो गया। क्या आप सभी का 10 सवाल सही हुआ? बताइए साथियों ईमानदारी के साथ। तो उम्मीद करूंगा साथियों आप सभी को हर एक क्वेश्चन याद हो चुका होगा भाई, और लगभग आपने साइंस का लेवल चेक कर लिया होगा। साइंस का इसी तरह सवाल पूछा जाएगा, अपनी तैयारी को भी आपने
परख लिया होगा, यदि आपने पूरे 30 के 30 सवालों को हल किया होगा तो। ठीक है मेरे दोस्त, तो लगातार इसी तरह क्लास आपकी आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करके अभी नोटिफिकेशन को ऑन करिए। क्लास बने तो भाई लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों मिलते हैं कल एक और नए टेस्ट के साथ। उस टेस्ट को आपको देना है, आपके एग्जाम तक पूरे साइंस का अलग से टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, वंदे मातरम।